संवाद की इस कड़ी में हमारे साथ हैं प्रख्यात लेखक और दूरदर्शन के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक राजशेखर व्यास जी। अब तक उनकी 69 से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके द्वारा लिखित और निर्देशित 200 से अधिक डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्म और रिपोर्टाज दूरदर्शन और अन्य चैनलों पर प्रसारित हो चुके हैं। व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने क्रांतिकारियों पर कई फिल्में बनाई हैं। सबसे पहले आप हमें उनके बारे में बताएं। तो जब ज्वाइन किया तो कि क्रांतिकारियों पे फिल्म बहुत कम थी दूरदर्शन में। गांधी, नेहरू या प्रेमचंद पे आप चैनल खोल लो, इतना काम हुआ है। इंदिरा जी थी हमारे ज़माने में, मैंने भी इंदिरा जी पे एक फिल्म बनाई थी, इंदिरा प्रियदर्शनी, उनकी डेथ पे। लेकिन मैंने देखा था क्रांतिकारियों पे काम न के बराबर है। तो मेरा जो एक किंचित गिलहरी योगदान है वो यह है कि मैंने दूरदर्शन को अपने कार्यकाल में क्रांतिकारियों के वृत्त चित्रों से समृद्ध कर दिया। मैंने सुभाष बाबू पे बनाई, बक्साधार भगत सिंह पे बनाई, चंद्रशेखर आजाद पे बनाई, विशंबरनाथ पांडे पे बनाई, मनमथनाथ गुप्त पे बनाई। वे सब जो सचमुच के असली क्रांतिकारी थे, जो देश की आज़ादी की लड़ाई के असली नायक थे, श्रेष्ठ नायक थे, उन पर फिल्में बनाई। आज दूरदर्शन के अभिलेखागार में सब सुरक्षित है और मैं प्रसन्न होता हूँ कि जब भगत सिंह का दिन आएगा तो दूरदर्शन को वही चलाने को, कुछ था ही नहीं था। मैं गया था, भगत सिंह पर कुछ भी नहीं था, आज़ाद पर कोई फिल्म नहीं थी, पहली फिल्म मेरी, भगत सिंह पे पहली फिल्म मेरी। कितनी विडम्बना कि मुझे 2007 में भगत सिंह के 100वें जन्मदिन पे फिल्म बनाने को मिली, और उसको भी प्रसारण से एक वामपंथी बनने, छद्म वामपंथी था कवि, दलित कवि, अपने आप को मजदूर का बेटा कहना, वो बेचना देश में, उसने उसको सुबह 6 बजे चला दिया ताकि लोग देख ही नहीं पाए। 100वां जन्मदिन भगत सिंह का। फिर मैंने तब के हरिकृष्ण सुरजीत और प्रियरंजन दास मुंशी और सबसे बात करी, और उसको फिर एक दिन में 14 प्रसारण मिले, न्यूज़ में भी गई और तमाम चैनलों पर गई। पर ये इस तरह के ईर्ष्या, भगत सिंह से ईर्ष्या नहीं, मुझसे ईर्ष्या थी। तो ये मैंने देखा कि वहाँ क्रांतिकारियों पर काम शून्य था। मुझे रामप्रसाद बिस्मिल या किसी पर भी सामग्री चाहिए तो मिलती नहीं थी। तो मैंने बनवाया बहुत धारावाहिक, वो मैंने खुद बनाया। स्वतंत्रता पुकार थी, 1942 की क्रांति पे सीरीज बनाई, इतिहास गवाह है, शताब्दी के गवाह, मर्द मराठे रेजिमेंट पे काम पे किया, बहुत काम किया। और कुछ वंदे मातरम एक गीत जो मंत्र बन गया, उसका पूरी हिस्ट्री में बहुत ढंग से लाया। उसमें कुमार गंधर्व से लेकर भीमसेन जोशी से लेकर शुभा मुद्गल की नई पीढ़ी तक ने वंदे मातरम कैसे गाया है, सबके। रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वर लिया था। एक फिल्म बनाई थी, गणतंत्र का था, उसमें हमारे गणपति से गणतंत्र की स्थापना करके कैसे लक्ष्मी गणतंत्र और मगध और इन सब से लेके भारत के 12 ही राष्ट्रपतियों की आवाज़ उनके इंटरव्यू में। तो वो एक अद्भुत फिल्म थे। तो ऐसी कई फिल्म बनाई। उज्जैन पे बहुत फिल्में बनाई गई थी, जो उज्जैनी, काल और द टाइम इंग्लिश में बनाई, जिसमें दुनिया को बताया कि सारे संसार को काल गणना हमने सिखाई, उज्जैनी ने। और ये ग्रीनविच मीन टाइम से पहले उज्जैनी स्टैंडर्ड टाइम होता था, यूएसटी। तो वो बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या करी, रोचक फिल्म है। ये कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, हमारे चाहने वालों ने डाल दी। समकालीन हिंदी कविता को आप एंजॉय कर पाते हैं? बहुत कम, क्योंकि मैं जिस तरह की कविताओं का प्रेमी रहा हूँ, रघुवीर सहाय, सुदामा पांडे, धूमिल की, या और भी महान कवि जो उनमें रहे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उस तरह का ओज और तेज और कविता में वो कथ्य भी नहीं दिखाई देता। मेरे प्रिय गीतकारों में भी गोपाल सिंह नेपाली, शैलेंद्र से लेकर के नीरज तक हैं लोकप्रिय गीतकार। पर इधर मैं दिलचस्प बात कहता हूँ, नीरज दादा को जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी सब कविताएं कंठस्थ थी। आप कोई भी कविता कहिए तो वो सुनाएंगे। पर आप लीलाधर मंडलोई या मंगले डबराल या उदय प्रकाश या फलाने कवि हों जो सो कॉल्ड मुख्य धारा के कवि हैं, इनसे कविता कहिए तो डायरी खोल के ढूंढने लगते। तो अपनी कविता जब इन्हीं नहीं याद रहेगी तो पाठकों को कहाँ से याद रहेगी, श्रोताओं को कैसे याद रहेगी। नीरज की 20,000 गीत नीरज को मुँह जमा नहीं आते, और ये हम में से सबके कंठों में भी कहीं कहीं विराजमान है। नीरज को लोगों को गुनगुनाते देखा मैं, बिल्कुल। तो ये कविता का कथ्य लुप्त होता जा रहा है, और जो आए वो कविता लिख रहा है तुकांत के नाम पर, बेसिल पैर के। अभी मैंने कहा ना, आपको टिप्पणी भेजी वही कविता हो जाएगी। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद खूब बिकता है आदमी, अभी कविता हो। लेखकों के राजनीतिक रुझान के कारण साहित्य का स्तर घटा है, या कहिए साहित्य का बड़ा नुकसान हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे सहमत हूँ
क्योंकि आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के पहले भी बहुत से लेखक कांग्रेस में रहे, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही एक पार्टी थी जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। तो बालकृष्ण शर्मा, नवीन से लेकर के अनेक नाम, रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी कांग्रेस में जवाहरलाल के सेक्रेटरी भी रहे। लेकिन आज़ादी के बाद आपको कभी नहीं मिलेगा कि निराला कांग्रेस में है कि कम्युनिस्ट हैं कि जनसंघ में है। वो तो उनको प्रगतिशीलवाद का ठप्पा लगा करके जबरदस्ती अपने खेमे में बैठाने की कोशिश हुई। पर आपने कभी पंत जी के बारे में विचार जानने की कोशिश की कि पंत जी क्या है? भारतीय हिंदू निर्मल वर्मा की तरह दक्षिणपंथी हैं या कोई मुक्तिबोध की तरह वामपंथी हैं? ऐसा कोई सुमित्रानंदन पंत के साथ नहीं मिलता। हाँ, बच्चन, पंडित नरेंद्र शर्मा सब एक रुझान के कारण प्रगतिशील हो चले थे, पर वो भी कोई कम्युनिस्ट पार्टी के कार्डधारी मेंबर हो ऐसा मुझे नहीं पता, और न मुझे लगता है कि थे। अभी के काल में क्या हुआ कि कवि का राजनीतिकरण इसलिए बहुत जरूरी हो गया कि उसकी पहचान वहां से बनती है। अगर आप वामपंथी हैं तो वामपंथ के सारे कवि आपकी जय जयकार करके आपको सिरोधार्य और स्वीकार करा देंगे, चाहे आप 2 कौड़ी के घटिया कवि हो। अगर आप दक्षिणपंथ में हैं तो दक्षिणपंथी भी अब अपने कवि लेखकों को उठाने लगे हैं, वो भी जय जयकार करते हैं, चाहे आप गीत जैसे ही गा रहे हों, तेरे सरकार आए हैं या वो फलाने राम की पालकी आई है, वो सब होगा। आप एक खेमे में बैठ गए, कोई पंकज प्रसून जोशी हो गया, मनोज मंतशिर शुक्ला हो गए, कुमार विश्वास है, ये एक ही लोकप्रिय कवि है, एक मंशी कवि हैं, एक मुख्य धारा के कवि हैं। अब मुख्य धारा में भी आपको विष्णु नागर चूंकि वामपंथी हैं तो अहंकार बहुत अच्छे हैं। कवि रूप में आप उनको सर्वेश्वर या रघुवीर सहाय या जिसे कहें कि गजानन माधव मुक्तिबोध उस कैटेगरी में नहीं रख सकते, धूमिल की भी। लेकिन वो वामपंथी कवि हैं। जिस मंगले डबराल के मरने पर जिस तरह का शोर शराबा हुआ, वो उनके जीते जी उनको कोई कवि रूप में मानने को तैयार नहीं था। पहाड़ पे लालटेन को लोग बुझी हुई लालटेन कहते थे, बेचारे घर वापसी का उनको रास्ता दिखाते थे। मरने पर एनडीटीवी से लेकर तमाम चैनलों ने जिस तरह से उनको श्रद्धा सुमन दी है, वो उनके वामपंथी रुझान के कारण थी, उनकी कविताओं के कारण नहीं दिए। उनका सम्मान कविताओं से नहीं। आपको उनकी 2 कविता याद हो तो मुझे सुना दें। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि निराला पंत, बच्चन, दिनकर, सुमन से लेकर के इवन बात तक, ये नीरज तक मंची कवि हों, पर नीरज श्रेष्ठ कवि थे, शैलेंद्र दादा और गोपाल सिंह नेपाली। इनकी कविताएं, अभी कल मेरे पास कोई सज्जन आए थे, वो गोपाल सिंह नेपाली की मेरा धन है स्वाधीन कलम सुना रहे थे पूरी। नीरज दादा को अपनी अंतिम कविता तक मुंह जबानी कंठस्थ थी। और आज के कवियों को आप कहें कि मैं आपकी कविता सुनना चाहता हूँ, चाहे वो वामपंथी हो कि दक्षिणपंथी हो, डायरी खोलेगा झोले में से, झोला तो खैर अब रखते ही नहीं, सब संपन्न हो गए, मोबाइल है सब, मोबाइल खोलते हैं, उसमें से कविता ढूंढी, कविता आपको सुनाई, ना आपके संपट आई, सूझ पड़ी, ना आपको आनंद दिया। जब इसको खुद को अपनी कविता याद नहीं है तो आप उम्मीद करें कि हिंदी का पाठक श्रोता आपकी कविता याद करे। कोई कथ्य नहीं है, अर्थहीन है, नारे हैं। और मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप के मैसेज को कविता में बदल के लोग फेसबुक पे, एक सज्जन तो है विदेशी कवियों की कविताओं का अनुवाद करके अपने नाम से चिपकाते रहते हैं। एक रहीम के दोहों को कविता में बदल देते हैं, कबीर के दोहों को। एक उर्दू के शेर को कविताओं में बदल के चिपकाते रहते हैं। मैं पढ़ता हूँ तो मुझे हंसी आती कि अरे यार ये कहाँ से उठा रहा है। ईशोवास्य उपनिषद का एक श्लोक उठाया, कोई ने अनुवाद कर दिया और और अपने फोटो के साथ उसको पोस्ट कर दिया, पोस्टर बना के। अरे तुमने कहा है क्या? ये ऋषियों के वाक्य है, आर्ष वचन है। विदेशी कवियों की कविताओं का सीधा सीधा अनुवाद 4 पंक्ति में टेढ़ा मेढ़ा मुक्तक तुक्तक मिला के महान कवि बने बैठे हैं लोग। 2 कौड़ी के कवि है मेरी नजर में, चोर किस्म के। ये एक व्यभिचार है साहित्यिक। आपकी मौलिक कविता होगी तो बोलेगी ना। जो हिंदी की मुख्य धारा की पत्रिकाएं हैं, उन्होंने लगभग छंद युक्त कविताओं का बहिष्कार कर रखा है। अकादमिक पत्रिकाएं जिनका बहुत नाम है, वो छापती नहीं ऐसी। इधर क्या हुआ है कि वहाँ खुद ऐसे लोग बैठ गए ना जो कविता को जानते ना समझते। साहित्यिक लोग कहाँ बैठ रहे हैं? तो राजनीतिक लोगों की नियुक्ति हो रही ना अकादमिक पत्र पत्रिकाओं में, तो वे तो राजनीतिक
दलों से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए उनकी साहित्यिक समझ पर आप उम्मीद करें कि वो गीत को समझते हो। अभी भी यश मालवी इतने अच्छे गीत लिखते हैं, रोज मैं पढ़ता हूँ उमाकांत मालवी के सुपुत्र। अभी भी मेरी नज़र में 1.5 दर्जन ऐसे बड़े नाम हैं। लेकिन आप ये ठीक कह रहे हैं कि एक जमाने में सारिका और हंस भी कथा पत्रिका होने के बावजूद दुष्यंत कुमार की रचनाओं को एक विशेष स्थान देते थे। ज्ञानोदय में प्रभाकर श्रोत्री के काल तक ये हुआ। रविंद्र कालिया को कथाकार थे, पर कविताओं की समझ थी, कवियों को सम्मान देते थे वो, और उनकी पत्र पत्रिका में थी। ये नवनीत में विश्वनाथ जी बहुत करते रहे। उनसे पहले नारायण दत्त और उनसे पहले रतनलाल जोशी के काल में भी अच्छी कविताएं प्रकाशित होती थी। तो अभी पत्र पत्रिकाओं में इधर लगता है, अब साहित्यिक पन्ना ही गायब हो गया ना। आजकल राष्ट्रवाद का बड़ा शोर है, कई तरह की व्याख्याएं सामने आ रही हैं। आप इसको किस तरह से परिभाषित करना चाहेंगे? मैंने अपने किसी लेख में कहीं कहा भी है कि हमें मेरे पूज्य पिता ने बहुत पहले इस राष्ट्र को समझाया, आज़ादी के पहले, कि तुम्हारे सारे राष्ट्र नेता विदेशों से पढ़कर आ रहे हैं। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, अंबेडकर, सब सूट में, सब ने शेक्सपियर पढ़ा, कालिदास नहीं पढ़ा। तो उन्होंने उज्जैनी में कालिदास समारोह शुरू किया। ऐसे ही सब सिकंदर से लेकर जूलियस सीजर को जानते, लेकिन विक्रम को नहीं जानते थे। उन्होंने विक्रम संवत के 2000 वर्ष पूर्ण होने पर इसी मुंबई में विक्रमादित्य फीचर फिल्म बनाई, विक्रम महोत्सव शुरू किया, और विक्रम संवत के 2000 वर्ष पूर्ण होने पर द्विसहस्त्राब्दी समारोह शुरू किया। मेरे राष्ट्रवाद ये राष्ट्रवाद है जो भारतीयता से उत्प्रोत हो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं तो मेरे अंदर के ब्रह्म को प्रणाम कर ही रहा हूँ, पर तुम्हारे अंदर बैठे ईश्वर को भी प्रणाम करता हूँ। हो सकता है रासबिहारी को इतनी उत्तम बात कह रहे हो कि जो मुझे गाई हो, मैंने नहीं पढ़ी वेद पुराण उपनिषद में। अच्छा, दिलचस्प बात, इधर जो राष्ट्रवाद का हल्ला कर रहे हैं उन्होंने खुद धर्म, वेद, पुराण, उपनिषद पढ़े नहीं। मैं जानता हूं, आप चारों वेदों पे तो छोड़िए, किसी से वो 18 उपनिषदों के नाम पूछ लीजिए, नहीं बता पाए। कुमार विश्वास ने, मेरा ही एक बहुत पुराना भाषण है, लेख भी है, बहुत मशहूर बात है, उसको खुद थोड़े से हल्के स्तर में उज्जैन में कह दिया था, तो विवाद हो गया कि अनपढ़ को पढ़ है, फलाना ढिमका। मैं नहीं, इससे मेरा ये कहना है कि सबसे ज्यादा, मैं अशोक सिंघल से कहता था, अटल बिहारी वाजपेयी से कहता था, रजू भैया से कहता था, मेरे को पत्र व्यवहार जीवन नियमित संपर्क था, कि सबसे ज्यादा हिंदूवाद का प्रचार करने वालों को वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ाना चाहिए, जो पढ़े ही नहीं। तो वेद पाठी ब्राह्मण ही समाप्त हो रहे। मैंने अशोक भैया से कहकर उनके सम्मेलन करवाए। साम गान करने वाले, ऋग्यजु गान करने वाले, यजुर्वेदी शुक्ल, यजुर्वेदी ब्राह्मण, सब अलग अलग होते थे। ऐसे ही सबसे ज्यादा मार्क्स को पढ़ने की जरूरत मार्क्सवादियों को, ऐसे ही सबसे ज्यादा जैसे कुरान शरीफ को पढ़ने की जरूरत मुस्लिमों को है और रामायण पढ़ने की जरूरत हिंदुओं को, लेकिन सबने माथे पे रखा हुआ, पढ़ता कोई नहीं। एक दूसरे के धर्म ग्रंथ पढ़ना तो दूर, अपने ही धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं, अपने साहित्यिक ग्रंथ भी नहीं पढ़े। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसका इंटरव्यू चल रहा था, 1 घंटे में टीवी पे देख रहा हूँ, साहित्यिक, ये कोई यूट्यूब पे, वो 2-4 कवियों के नाम, लेकिन उन कवियों के पूरे नाम तक नहीं जानता था, इसलिए बार बार धूमिल जी ने ये कहा, धूमिल जी ने ये कहा, धूमिल जी का पूरा नाम तो बता दो। मुक्तिबोध जी ने कहा, मुक्तिबोध जी पढ़े नहीं उन्होंने। मैंने उनसे बाद में एक दिन फोन पे कहा, यार मुझे तुम मुक्तिबोध की 4 कविता सुनाओ कंठस्थ। अरे वो तो बड़ी क्लिष्ट है भाई साहब, किसको याद रहती है। हमने कहा हम सुना देते हैं, अंधेरे के खिलाफ से लेकर के सब तोड़ने होंगे अभिव्यक्ति के सारे कतरे गढ़ और मठ। तो हमने क्या दी है, मुक्तिबोध की पंक्ति उनको भेंट करी, मर गया देश और जिंदा रह गए तुम। तो इधर क्या हो रहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर भी हल्ला है, राष्ट्र को समझे नहीं। राष्ट्र का नाम, जो सबसे पहले राष्ट्र आया कहाँ है, ऋग्वेद में, वयम राष्ट्र संघ मैंने, तो राष्ट्र की वंदना हुई है। ये गाना हमने चाणक्य में डलवाया था, हम करें राष्ट्र आराधन, ठीक है, राष्ट्रभक्ति। लेकिन आप रविन्द्रनाथ को भी पढ़िए, वो राष्ट्रवाद के विरोधी हैं। क्यों? राष्ट्रवाद आपको क्या कि एक सीमाओं में बांधता कि मेरा राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ, दूसरे का राष्ट्र, यानी हमारा आदमी भारत का ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो बहुत कम, जय जयकार ऋषि शौनक बन गया, पर कोई विदेशी नागरिक हमारे देश में कुछ न बनना चाहिए। ये क्या दोहरा मापदंड है, हिपोक्रेसी है। मतलब हमारे मॉरिशस में, हमारे हिंदू प्रियो में, वहां देखो मंदिर बन रहा है, तो कोई यहाँ तुम्हारी यहाँ मस्जिद बना ले, फिर नाराज क्यों होते हो?
आप दूरदर्शन में जिस पद पे रहे हैं तो काफ़ी बड़े लोग, काफ़ी छोटे लोग, हर तरह के लोगों से आपका राब्ता रहा होगा और उसमें ठग भी जाते हैं और काफ़ी ईमानदार लोग भी, मैंने हर तरह के लोग अप्रोच करते हैं दूरदर्शन को, और एक लंबे समय तक आपने काम किया। तो इस दौरान का कोई अनुभव आप बताना चाहेंगे? दूरदर्शन के हजारों रोचक संस्मरण हो गए, और वो मैंने 90 का ऑस्ट्रेलिया में अभी आज तक वालों को कोई पॉडकास्ट में सुनाए भी हैं। बड़े दिलचस्प किस्से हैं, हंसी मजाक के किस्से भी हैं, और पता लगे कि आईक्यू लेवल के भी किस्से। हमारे एक अफसर थी, लेडी अफसर, मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा फिर से बनवाया। महान क्रांतिकारी उपन्यास है वो, और बहुत खूबसूरत बना वो चलने भी लगा, अच्छा पॉपुलर हो रहा था हमारे वक्त में। तो उसके एडवर्टाइज में बीच में है ना, ये महिला कभी ये बम्बई की मार्केटिंग डिवीजन में थी, कभी उसमें फेयर एंड लवली डाल दे, कभी उसमें ये सैनिटरी नैपकिन डाल दे। तो मैं मीटिंग में बैठा, मैंने कहा, मिनिस्टर भी बैठे थे, मैंने कहा मुझे शक है कि फलानी महिला ने ये कभी उपन्यास पढ़ा होगा। वो गोरा शब्द से समझ रही कि फेयर एंड लवली गोरा लगा दूं तो इससे गोरे हो जाएंगे। वो बहुत गुस्सा आई, सबने कहा कि आप इतना मुफट बोलते। पर मैंने कहा कि ये सैनिटरी नैपकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के नावल के बीच में डालना, विज्ञापन बुक करते समय तो आईक्यू होना चाहिए। तो दूरदर्शन में अधिसंख्य के लोग तो ऐसे ही आए थे, जो कहीं रेलवे में होते या पोस्ट ऑफिस में होते तो भी काम करते। साहित्यिक बैकग्राउंड से आने वाले लोग खत्म होते जा रहे थे। यानी मैं जब आया हूँ तब तक कमलेश्वर जैसे लोग थे हमारे यहाँ, और पंडित नरेंद्र शर्मा के परिवार या प्रदीप जी का परिवार या इलाचंद जोशी के बच्चे या फलाने जी के बेटे, बहुत बड़े बड़े राइटरों के बच्चे, लेखकों के बच्चे, वो साहित्यिक बैकग्राउंड से आए लोग थे। उस्ताद अल्लाह रखा, पंडित रविशंकर जैसे लोग ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन में काम करते थे। ये महान संगीतकार, महान, और वो आकाशवाणी में तो मजाक से लेकर के कृष्णचंद्र और मंटो से लेकर के इसमें चुगताई से लेकर, और ये अमृता प्रीतम जैसे और पद्मा सचदेव जैसे लोग न्यूज रीडर और अनाउंसर होते थे। तो एक बड़ा सांस्कृतिक बैकग्राउंड था, रिच बैकग्राउंड। पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे, बहुत बड़े बड़े नाम। आजादी के बाद केसकर जी ने बुला बुला के प्रोड्यूसर रखे, बहुत बड़े। आपके पूला देश पांडे हमारे दूरदर्शन के पहले प्रोड्यूसर थे, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे। तो ऐसे पढ़े लिखे स्कॉलर होते थे, पर शने शने वो सब लुप्त हो गए। ये ऐसे लोग आ गए जो चोर उठाईगिरी टाइप के थे, आधे से ज्यादा तो करप्शन करने वाले। ये साहित्यिक पत्रकारिता का तिरोभाव जो होना शुरू हुआ, इसका कारण क्या? इसका कारण क्या कि हम भी दोषी हैं। अभी मैं इधर पूरे भारत भर में घूमता हूँ तो ये हम भी दोषी कि हमने लिखने पढ़ने के संस्कार ही खत्म कर दिए। हमारे ज़माने में हम बहुत छोटे थे तो नवभारत टाइम्स में बाल भारत पन्ना आता था। मैं कविता छप जाए, 6 रुपये का मनी ऑर्डर आता था। हम रसगुल्ले मंगा के पूरे शहर को खिलाते, 1 किलो 2 किलो 3 रुपये किलो रसगुल्ले आते थे। पर मैं नंदन में छपता था, चंपक में छपता। धर्मवीर भारती ने मुझे 18 साल में धर्मवीर में छपना शुरू कर दिया था। पर उन दिनों डब्बू जी ने बच्चों का कॉर्नर धर्मयुग में भी आता था, हिंदुस्तान, नवनीत, कादम्बिनी। देखते देखते सारी साहित्यिक पत्रिका लुप्त होने लगी, मृत प्राय हो गई। कोई साहित्यकारों ने कभी विरोध किया? देखो दोगले लोग हैं। सारिका बंद हुई तो कोई कथाकारों का कोई विरोध देखा आपने कहीं? नहीं। मुझे दिखाइए कोई 4 लेख धीरेन्द्र अस्थाना के या कथाकार जो घूमते हैं उनके, किसी के। हंस बंद हुआ या हंस चालू हुआ फिर से, कोई विरोध। नवनीत अभी चल रहा है किसी तरह, विश्वनाथ सचदेव चला रहे हैं, पर कादम्बिनी साहित्यिक पत्रिका थी, बंद हो गई। धर्मयुग बंद हुआ, उसका धीरे धीरे अवसान लोगों ने देखा। साप्ताहिक हिंदुस्तान का अवसान देखा लोगों ने। और भी अच्छी साहित्यिक पत्रिकाएं आती थी। मैंने मेरे बचपन में शंकर्स वीकली खूब पढ़ी, व्यंग की अच्छी पत्रिका थी, बंद हो गई। हम अट्टहास पढ़ते थे, रंग पढ़ते थे, रामावतार चेतन की, रंग चकल्लस जो ये यहाँ करते थे, रामावतार चेतन आयोजन भी, जिसमें शरद जोशी व्यंग रचना का पाठ करते थे। वो रंग पत्रिका मेरी आती थी और पिताजी उसमें नियमित व्यंग लिखते थे। मैंने तो मधु पांडे के घर में इतनी सारी रंग देखी तो मैं उसमें से लाया फोटोकॉपी की, यार ये पिताजी के व्यंग। उसे नहीं मानता कि सुल्तान व्यास इतने बड़े व्यंगकार भी हैं, क्योंकि लोग मान ही नहीं सकते थे ना वो व्यास जी ये व्यंग भी लिखते होंगे। वो तो बड़े बड़ी सांस्कृतिक उनकी छवि थी। लेकिन अच्छी पत्रिकाएं मेरे बचपन में मैंने खूब पढ़ी। और मेरे घर में तो आज़ादी के पहले की पत्रिकाओं के भी वो थी बाइंडिंग, माधुरी, सुधा, सरस्वती, चांद, वीणा, विक्रम, मालव, मयूर, हंस का पहले अंक से लेकर के सब बात तक के अंक।
ये माधुरी नहीं फिल्म फेयर वालों की, टाइम्स वालों की, माधुरी दुलारालाल भार्गव की, सरस्वती, पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी की, सारे हम तो भाई तो हम तो गर्मी की छुट्टियों में वही पढ़ते थे। मुझे तो यकीन मानिए, आज मैं बहुत खेद के साथ कह रहा हूँ, पीड़ा के, कोई अहंकार के साथ नहीं, 40 साल दिल्ली में रहा, महान साहित्यकारों बेटा कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, फलाने ढिमके, जितना बड़ा नाम ले लो, मनोहर श्याम जोशी, मैं 40 साल ये सोचता रहा कि मैंने जितना बचपन में अध्ययन किया मुझे तो उसकी चर्चा करने वाले भी लोग नहीं मिले। मैं राहुल जी को पढ़ के बड़ा हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ के बड़ा हुआ, आज के व्यंग्यकार शरद जोशी, परसाई और रविन्द्रनाथ त्यागेश आगे का नाम ही नहीं जानते। मैंने जेपी श्रीवास्तव, लखपरी लाल से लेके परिपूर्णानंद वर्मा, अन्नपूर्णानंद, बेडब, बनारसी सब पढ़े। तो ये जो मैं पढ़ता था बचपन में साहित्यिक पत्र पत्रिका, उस पर बात करने वाला 40 साल में मुझे भारत में कोई मिला ही नहीं। वो मेरा अध्ययन आनंद में ही रहा, पांता सुखा है। व्यंग खूब पढ़े मैंने, मुझे कोई चर्चा करने, उर्दू शायरी खूब पढ़ी मैंने, मीर जफर, जो उदास, गालिब, कतल, सिपाही, निदा, फाजली, बशीर, बद्र से लेकर मंजर, भोपाली, सब मुँह जबानी याद है, पर उस पर चर्चा करने वाले 4 आदमी नहीं मिलती। इधर रेख्ता ने कुछ काम किया और उर्दू शायरी पुनर्जीवित होने लगी। उर्दू शायरी लोग राहत इंदौरी, जावेद अख्तर वगैरह की वजह से फिर लोकप्रिय भी होने लगी और सुनने लगे। उर्दू के मुशायरों की परंपरा जीवित हुई। बरसों मैंने दिल्ली के श्री राम कवि सम्मेलन की अध्यक्षताएं की है, पर अब हिंदी के कवि कहाँ रहे? पंत, बच्चन, निराला, दिनकर, सुमन वाले। बाद के काल के भी कवि कहाँ हैं जिनकी कविता सुनने लोग तरसे कि अब ये कवि आ रहा है? और ये हिंदी के मुख्य धारा के कवि है ना, 2 मुंह हैं। जरा सा अज्ञे जी मिनमिने स्वर में या रघुवीर साय जी की कविता हो, या नहीं से नए ये जो मंडलोई, डंडलोई, फंडलोई, डबराल क्या क्या थे, इनकी कविता हो, 2 आदमी बैठे हों, 4 आदमी बैठे हों, और बड़ा भारी काव्य प्रसंग हो रहा है, काव्य प्रसंग हो रहा, विश्व कविता हो रही। वही हाल थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 20 की जगह 20,000 लोग बैठ जाए, तो हिंदी वाले अपने विस्की के गिलास में बर्फ डालते हुए बोलेंगे कि ये तो बहुत सस्ता और घटिया कवि है। लोकप्रिय होना हिंदी में अपराध। नीरज इतने लोकप्रिय थे कि हमने कॉलेज के ज़माने में, बचपन में, मैं नीरज को सुनते हुए बड़ा हुआ, फिर नीरज के साथ कविता पाठ किया, और मेरा सौभाग्य कि नीरज दादा मेरी अध्यक्षता में कविता पाठ करें। बहुत इतने लोकप्रिय कवि था कि कॉलेज में नीरज की एक शाम होती थी, सिर्फ एक कवि। कुमार भी 2-4 साल चले होंगे, पर वो अंत में अपने अपने नाम करने लगे। पर नीरज दादा बरसों बरस एक कवि को सुनने लोग बैठे हों। इतनी कविताएं थी उनके पास, इतना गीत था उनके पास, और इतना अच्छा कंठ था उनके पास, और इतना अच्छा कथ्य भी था उनके पास। अब आप मुझे 2 कवियों के नाम बताइए जिनकी कविता सुनने लोग तरसते। आजकल तो पहले से ज़्यादा व्यवसायिक कवि और कवि सम्मेलन दोनों हो गए हैं। आप कवि सम्मेलन सुनने जाते हैं? नहीं, मैं गया हूँ, लेकिन अब मैं श्री राम कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करता था। देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन है, श्री राम करवाते हैं विनय भरतराम, DCM टाइटो वाले, अभी वो खचाखच भरा रहता। लेकिन ये जो आप कह रहे हो व्यावसायिक कवि सम्मेलन, ये मैं सुनने नहीं गया, क्योंकि उनकी कविताओं का कोई स्तर नहीं है, स्तरहीन कविता है। भोजपुरी कविताएं भोजपुरी गीतों की तरह हो गई हो, अधरंगी कविताएं। मैंने एक दिन एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो मुझे लगा एक शायर को पकड़ के कोई गिरफ्तार क्यों नहीं करता। वो एक कविता कविता सुना रही है, दोनों सस्ते भोंडे अश्लील सवाल जवाब कर रहे हैं। कव्वाली वाला माहौल है। हाँ, उसमें वो अश्लील बातें कर रहा है उससे, रात तू कहाँ सोएगी, ना वो कहाँ सोएगा, ये बात बहुत घटिया। मतलब मैं बर्दाश्त से बाहर, मुझे लगा पब्लिक ने इनको जूते क्यों नहीं मारे, लेकिन पब्लिक ने एंजॉय कर रही है। कवि सम्मेलन भी हास्यास्पद हो गए, उन पे आप हंसिए। हमने हास्य कवि सम्मेलन सुने शैल चतुर्वेदी के, हुल्लड़ मरादाबादी को भी हम हमारे जमाने में स्तरहीन समझते थे बेचारे को, पर उसकी भी बात में कहीं कोई कथ्य होता था। पर शैल चतुर्वेदी, प्रदीप चौबे और बहुत उम्दा हास्य व्यंग, मैं अल्लड़ बीकानेरी, हम काका हथरसी को सुन के हम बड़े हुए, छंद में करते थे काका, और उनको भी उनकी मुजवानी कंठस्थ रहती थी सारी कविताएं। हास्य कवियों में एक वो बहुत महान नाम है ओम प्रकाश आदित्य। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। वो एंड में ये तक ताली बजवा लेते थे कि जो ताली बजा रहे हैं वो भी गधे हैं, और जो ना बजा रहे हैं वो सब कुछ। पर उसमें चुनाव पे, राजनेताओं पे, सब पे बहुत बढ़िया व्यंग था। तो ऐसे ऐसे कवि होते थे। मैंने गोविंद व्यास की अच्छी कविताएं बचपन में पढ़ी, रंग में, रामावतार, चैतान में, ये चेतन छापते थे।
और मुझे बहुत कंठस्थ हो जाती थी उनकी कविताएं कि मैं हाई इलेक्शन हार गया, मैं हाई इलेक्शन हार गया। गोविंद व्यास का आज लोग नाम भूल गए, जीवित थे वो, अच्छे संचालक होते थे। फिर अशोक चक्रधर चले बहुत साल संचालक, कुमार भी चले। कुमार विश्वास की स्मृति अद्भुत है, कुमार के पास कथ्य भी है। लेकिन हिंदी कवि सम्मेलनों को बिगाड़ने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके साथ जो टीम है कवियों की, ये शुरू से चला है। मैं इसमें बेचारे कुमार का हाथ नहीं कहूंगा, मैं देखो अशोक चक्रधर के भी कुमार में इतनी समझ तो है कि हिंदी कविता क्या है। नहीं, पर आपको बताओ अशोक चक्रधर के साथ भी एक दल था, बाल्की वैरागी के साथ भी था, नीरज दादा भी, प्रभा ठाकुर और माया गोविंद ने सब अपने, ये तो चला ही। भाई आप मुझे बुलाओगे, मैं 4 और चबुल्ले लेके आ जाऊंगा कि ये मेरे साथ की मेरी टीम है। और आपके यहाँ तो धंधा ही चलने लगा ना कि मैंने राजबिहारी पांडे को 15 लाख दिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 1-1 लाख में 5 कवि और ले आऊँगा, 10 कवि ले आए 10 लाख में। और उन कवियों से भी आदापाती होते लगी। मेरे पास एक बार हुआ, एक बार मुझे कोई दिल्ली से बम्बई एक कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करने लाया जैन समाज के, पता नहीं कौन तरुण सागर से आचार्य बने। उस युग में मुझे 15,000 रुपये और फ्लाइट आने जाने की टिकट दी। तो वो जो लाया था ना मुझे, उस बड़े तकनीक से मेरे से पैसे ले गया कि भाई साहब मेरा जेब कट गया, पैसे का अभाव है, ऑफिस कैसे जाऊँगा, आपको 5-10 हज़ार दे दो। मैंने दे दिए। तो लोगों ने कहा वो आपसे ऐसे ले गया, बाकी लोगों से कट लेता है कि भाई मैंने आपको बुलाया तो मेरा आधा पैसा मेरा। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, 80-85। ऐसे अभी तो मैंने ऑफिशियली सुना है कि लोग ये दुबई ले जाने में पूरा एक गैंग है कि मैं तुझे वहाँ से 3 लाख दिलाऊंगा, 2 लाख मेरे। तो वो कवियत्री इसी में गदगद है कि उसे दुबई ले जा रहा है, हवाई जहाज में ले जा रहा है, अंतपुर में भी प्रवेश मिलेगा। तो 3 लाख मिलेंगे, उसमें से 2 लाख इनको दे भी दूं, पर 1 लाख तो मेरे हुए ना, और 1 रात ही तो जाना है। और वो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ये बरसों से चल रहा, 68-70 से चल रहा, मेरे देखने में आया। कवियत्रियां बनाई जाती थी। नीरज पे आरोप था कि वो कवियत्रियों के लिए कविता लिखते हैं। जिस नीरज की मैंने इतनी तारीफ की, ये पक्ष भी है और ये स्पष्ट भी हुआ। बालकवि दादा और नीरज दोनों ने बहुत लिखे कवियत्रियों के लिए गीत। वो गाए तो आप समझ लोगे कि ये, आप तो भाई शिल्प से आदमी समझ लेता है कि ये कविता किसकी है। अभी एक इधर कवियत्री है, ये उसकी कविता से आप पकड़ लोगे वो कविता किसकी पढ़ रही है। खूब उठ रही है वो, अचानक उनको उठाया जा रहा है। कविता में कोई जान नहीं, चमन निशाब कविता है। मैं तो ये देख रहा हूँ उर्दू शेर और उर्दू शायरी से हिंदी में कविता बन रही है। इधर नई कवियत्रियाँ फेसबुक पे देखता हूँ, मैं लिख देता हूँ कभी कभी तो फिर छिड़ जाती है। मैं शेर नीचे लिख के चला आता हूँ जो ओरिजिनल है, जिसको तुमने कविता में तर्जुमा कर लिया। मैंने आपसे बताया ना, वो एक बहुत बड़ा कवि गीतकार बना हुआ है, वो विदेशी कवियों की पंक्ति उठा करके हिंदी में अनुवाद कर देता है। उसका नाम क्या लो, सारा हिंदी के युवा उससे बड़े प्रभावित थे। अच्छा, ये काम पहले भी हुआ है, आगे ने भी किया, उन पे भी हाइकू चोरी के आरोप लगे। इवन आप बहुत बड़े मेरे प्रिय कवि अवतार सिंह पाश पे आरोप लगे कि उन्होंने घास की तरह उगाऊंगा। वो भी विदेशी कविता निकाल के कोई ले आया था उसकी लोग। गोरख पांडे की कविताओं पे भी आरोप लगा। लेकिन इधर आप इस पीढ़ी में सोचो कि न तो पाठक वैसे रहे न लेखक वैसे रहे, और उसकी वजह है अध्ययन का अभाव और हिंदी की अच्छी पत्र पत्रिकाओं का अभाव। और फिर ये टेलीविजन और इतने सारे चैनल और OTT प्लेटफॉर्म और फिर ये मोबाइल के SMS और व्हाट्सअप, इससे ज़्यादा अध्ययन की जरूरत क्या है। लोग व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दीक्षा प्राप्त करके न संपन्न हो गए। आजकल काफ़ी युवा सिनेमा जगत में भी अपना करियर देख रहे हैं और बगैर किसी पूर्व तैयारी के आ रहे हैं, लेखन में भी, अभिनय में भी और दूसरे क्षेत्रों में भी। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो वो खुद ही अपना हश्र देख के भाग जाते हैं हर फील्ड में, बिना अध्ययन के। आप देखो जीवन में मैं आपकी सिफारिश करके आपको इंडियन टेस्ट मैच में बैठा दूं, आप पहली बार बैटिंग करोगे, दूसरी बार बैटिंग आप आउट, ना 2-4 बार आउट हो गए, अपने आप बाहर हो जाओगे मैच से। यहाँ अभी सिफारिश से नेपोटिज्म चल रहा है, रिश्तेदारी चल रही है, लोगों ने अपनी फिल्में फलाने को इंट्रोड्यूस कर लिया। पर अगर अभिनय आता ही नहीं होगा तो पर्दे पर तो अभिनय बोलता है प्रभु। अभी आपकी गदर 2 हिट हुई, लोग सनी देओल की वजह से ताली पीट रहे हैं, पर उसमें जो नायक बना है वो निर्देशक का बेटा था, उसका कोई नाम भी नहीं जानता, भूल गया था, उसको काम भी नहीं मिल रहा बेचारे। तो अभी क्या है कि आप डेविड धवन के बेटे हैं इसलिए वरुण धवन है,
या आप फलाने की फैमिली से हैं तो इसलिए ये है, आपको अवसर मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, राजेंद्र कुमार का बेटा होने से कुमार गौरव नहीं चले, सुनील दत्त का बेटा होने से संजय दत्त तब चले जब उन्होंने वास्तव या लगे रहो मुन्ना भाई में अभिनय क्षमता दिखाई अपनी। आपके पास नरगिस जैसी माँ भी थी और सुनील दत्त साहब जैसे पिता थे, तो आपने अभिनय आपने थे तो आपने मुन्ना भाई में प्रूव किया या आपने वास्तव में प्रूव किया। तो जब आपके पास लेखन में भी देखो, जावेद अख्तर साहब अगर चले तो आप तमाम निंदा करो, आलोचना करो, मैं इस बात से असहमत हूँ, लेकिन उनके पूज्य पिता जानिसार अख्तर बहुत बड़े शायर थे, उनके मामू मजाज साहब बहुत बड़े शायर थे। जावेद साहब ने अध्ययन बहुत किया, आप उनकी बातचीत से पता लग जाएगा कि वो पढ़ते कितना। देखिए, शाहरुख खान दिल्ली के सेंट कोलंबस से पढ़ा है, मेरे बच्चे भी दोनों वहीं से पढ़े। शाहरुख खान वेल रेड आदमी, आप उसका हर इंटरव्यू देखो, हर बातचीत सुनो तो आप पाओगे कि कितना विटी है, वो विश्व का साहित्य से कितना परिचित है, फिलोसफी की बात करता है, डेप्थ की बात। तो वो हम बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में बाकी लोगों पे राज कर रहा है, क्योंकि अनपढ़ कुपढ़ों के बीच में वो बहुत वेल रेड आदमी। पढ़ने लोग, दिलीप साहब बहुत पढ़े लिखे अभिनेता थे, राज कपूर साहब बैठते उठते ऐसे महान लोगों में थे, ख्वाजा अहमद अब्बास से लेकर शैलेंद्र, ये सब महान लोग हैं जिनकी वजह से आपकी सोच बनती है, आपकी संगत से आपकी रंगत बदलती है। गुरुदत्त की टीम बहुत महान लोगों की थी, विमल मित्र, अबरार अलवी, ऐसे महान लोग थे जो संवाद इतनी उच्च। आप इससे अंदाज लगाओ, मैंने फिल्म पढ़ाने जाता हूँ कभी बच्चों को फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट में या जगह जगह, तो बताता हूँ कि देखो, संवाद लेखक एक शब्द में, एक संवाद में आपको उसकी अध्ययन, उसकी विलक्षण विद्वत्ता बता देता। एक फिल्म है प्यासा, तो गुरुदत्त साहब तो शायरी लेके जाते हैं, मजे की बात ये 55-56 की फिल्म है, 56, 57, 58, और उसमें वो फिर शायरी क्या लेके जा रहे हैं, तो वो संपादक फेंक देता रचना के, अरे भाई कोई इश्क मोहब्बत की रचना लाओ। तो गुरुदत्त क्यों संवाद क्या बोला है अबरार अलवी ने कि अबे जोशो फेज का ज़माना है और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो जोशो फेज का ज़माना, अभी जोश मलियाबादी लिख ही रहे थे, फैज अहमद फैज आई उभर ही रहे थे। तो पढ़ा लिखा आदमी होगा तो इस तरह के संवाद लिखेगा। ये शैलेंद्र जैसे महान गीतकार हुए जिन्होंने यहाँ एक एक गीत में मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी अवगुण मेरे भुला देना, क्या पंक्ति रची, अल्टीमेट है। या वहाँ कौन है तेरा जाएगा कहाँ मुसाफिर, उसमें कहते हैं ज्ञानी दुनिया है पानी, पानी पे लिखी लिखाई, हाथ किसी के ना आई, क्या पंक्तियां। इसके लिए तो बहुत अध्ययन चाहिए ना राजबिहारी। आलू गीत आ जाते हैं ना, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, बम्बई की छोरियां, गणपति बप्पा मोरिया, ऐसे गीत आ तो रहे हैं, चलते हैं, पर वो आते गए और वैसे ही जाते भी हैं। स्मृतियों में तो आज भी शैलेंद्र अंकित रहते हैं, स्मृतियों में नेपाली अंकित रहते हैं, स्मृतियों में ये जितने बड़े शायर थे, हजरत जयपुरी से लेकर के अभी बड़े शायर 2-3 हैं जो उम्दा लिखते हैं, लेकिन बाकी तो सब चोरी चकारी करते हैं। रोज ही हल्ला हो जाता है, कहाँ से उठाया, किसने उठाया, किसका उठाया। सिनेमा का वो गोल्डन दौर लौटेगा, निश्चय लौटेगा। नई पीढ़ी अगर अध्ययन करेगी और स्वाध्याय करेगी और उनको समझ में आएगा कि ये पब्लिक कंटेंट चाहती है, अच्छा कंटेंट। अब देश में लोग है ना कंटेंट देख के जाने लगे, हीरो हीरोइन नायक नायिकाओं का दौर गया। कि हमारे जमाने में बचपन में था ना कि धर्मेंद्र जी की फिल्म में तो देखना ही देखना, चाहे जो जुगनू हो कि कुछ भी हो। अभी लोग सत्यकाम देखने जाते हैं, अभी लोग कंटेंट देखने जाते हैं। कोई नायक नायिका हो, राजकुमार राव हो कि नए से नया लड़का हो कि कोई कलाकार है, मनोज वाजपेयी है, अच्छी फिल्म है तो देखने जाते हैं। सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। आपने इतने सारे मुद्दों पर अपनी बेबाक राय दी, अपना मूल्यवान समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका खूब खूब धन्यवाद।